सवाल है जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि क्या हमारे बड़ों के किए गए पापों का असर हम पर भी पड़ता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा गहरा पारिवारिक राज जो एक पूरी की पूरी हवेली को अपने श्राप में जकड़ लेता है। तो चलिए मिलकर इस हवेली के उस स्याह सच का पर्दा उठाते हैं। ये घर मरा हुआ लगता है। सुमन के मुंह से निकले ये शब्द, ये सिर्फ एक डर नहीं है। नहीं, ये तो एक चेतावनी है। ये वो पहली दरार है उस दीवार में जिसके पीछे एक खौफनाक सच दशकों से दफन है। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक वापसी से। लेकिन ये कोई खुशी की घर वापसी नहीं है। नहीं, ये तो मजबूरी में उस अतीत में वापस घसीटे जाने जैसा है जिसे भुलाने की, दफनाने की उन्होंने जीत तोड़ कोशिश की थी। जरा सोचिए कि किसी के पास सब कुछ हो, शहर की चकाचौंध, नाम, पैसा, एक शानदार भविष्य, और फिर एक झटके में सब खत्म हो जाए। रमेश और सुमन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी नाकामी उन्हें खींचकर ठीक उसी जगह वापस ले आई जहां से वो 20 साल पहले भागे थे। एक ऐसी हवेली जो अब उनके टूटे हुए सपनों की तरह ही खंडर हो चुकी थी। और देखिए, वो सिर्फ एक घर में वापस नहीं आए हैं, वो एक ऐसी जगह लौटे हैं जो उन्हें अपनाने को ही तैयार नहीं। गांव वाले दरवाजे बंद कर लेते हैं जैसे कोई बीमारी आ गई हो। और हवेली तो खुद एक ठंडी बेजान कब्र जैसी लगती है। मतलब ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक तरह की दिमागी जेल है। तो क्या होता है जब कोई घर ही आपको अपने अंदर नहीं चाहता हो? पहले वो फुसफुसाता है, फिर वो चेतावनी देता है, और बहुत जल्द ये हल्की फुल्की चेतावनियां ऐसी चीखों में बदल जाती हैं जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। खतरा यूं समझिए कि चारों तरफ से उन्हें घेर रहा था। अंदर तो ऊपर वाली मंजिल से आती कदमों की आवाजें, बाहर गांव वालों की वो चुभने वाली खामोशी, और फिर अतीत से एक आवाज आती है, हरिया काका की, एक ऐसा पैगाम लेकर जो सब कुछ बदलने वाला था। आज रात अमावस है, चांद छिप जाएगा और इस हवेली का वो आखिरी बंद कमरा जाग उठेगा। ये सिर्फ एक डराने वाली बात नहीं थी, ये तो एक उल्टी गिनती थी, एक काउंटडाउन। कुछ बहुत पुराना, बहुत भयानक जागने वाला था, और वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, शहर का पढ़ा लिखा अहंकार, वो एक बहुत खतरनाक चीज है। रमेश ने इस चेतावनी को एक बूढ़े आदमी का वहम समझकर उड़ा दिया, और बस उसी एक पल में उसने मदद के लिए खुला आखिरी दरवाजा भी बंद कर दिया। उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि उसने खुद को बाहर नहीं बल्कि खतरे के साथ अंदर बंद कर लिया है। कहते हैं, एक रात का खौफ नास्तिक को भी आस्तिक बना देता है। अब रमेश डरकर भाग नहीं रहा है, नहीं, अब वो शिकार कर रहा है। किस चीज का? जवाबों का, सच्चाई का, और किसी भी तरह जिंदा बचने के एक रास्ते का। कभी-कभी सबसे गहरे, सबसे खौफनाक राज धूल की मोटी परतों के नीचे ही छिपे मिलते हैं, है ना? एक बंद पड़ी स्टडी में रमेश को सिर्फ एक पुरानी डायरी नहीं मिलती, उससे मिलता है एक टाइम कैप्सूल, एक ऐसी कहानी जो 20 सालों से किसी के सुनाए जाने का इंतजार कर रही थी। देखिए, हर पिता के कुछ राज होते हैं, लेकिन ये वाला राज स्याही से नहीं, खून और गुनाह से लिखा गया था। और ये राज रमेश की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बिखेरने वाला था। डायरी के पन्ने असल में एक इकबालनामा थे, एक कबूलनामा। उसमें जिक्र था एक औरत का जिसे ऊपर के कमरे में लोहे की भारी जंजीरों से बांधा गया था। एक ऐसे वजूद का जो अब इंसान नहीं रहा था, जिसे पिता ने पिशाचिनी कहा था। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, उसके पिता ने ये सब 10 साल के छोटे से रमेश को बचाने के लिए किया था। तो आखिर ये पिशाचिनी है क्या भला? देखिए, ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है। लोक कथाओं के मुताबिक पिशाचिनी एक ऐसा दानव है जिसका जन्म ही इंसानी हिंसा और बुरी इच्छाओं से होता है। और अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस हवेली में किस तरह की हिंसा हुई होगी। तो चेतावनी दी जा चुकी थी, वो अमावस की रात आ ही गई। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ये रात बस जिंदा बचने की रात थी। और ठीक रात के 12 बजे जैसी ही घड़ी की सुइयां मिली, ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली ने एक गहरी सांस ली। वो भयानक सन्नाटा टूट गया। दरवाजे के उस पार जो भी था, अब वो और इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं था।
कभी कभी जिंदगी और मौत के बीच ना बस भरोसे की एक छोटी सी चीज खड़ी होती है। यहाँ वो थी एक तांत्रिक की दी हुई मंत्रों से सिद्ध की हुई कील। पर सवाल यह है कि जब खुद नर्क दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो तो अकेली कील भला कब तक टिकेगी? जब कोई चारों तरफ से घिर जाए तो क्या करता है? एक आखिरी दांव खेलता है। रमेश का प्लान भी कुछ ऐसा ही था। सुनने में बिल्कुल पागलपन। पहले उस आत्मा का ध्यान भटकाना, फिर बाहर से दीवार पर चढ़कर ऊपर की बालकनी तक पहुंचना, और फिर सीधा उस बंद कमरे के अंदर जाना, तूफान के दिल में। ये एक ऐसा दांव था जो या तो उन्हें बचाएगा या फिर मार डालेगा। और वो कमरा, सोचिए जरा उस कमरे का मंजर। दीवारों पर नाखूनों से खुरचने के गहरे निशान, बिस्तर पर वही भारी लोहे की जंजीरें, हवा में एक अजीब सी सड़न की मौत की गंध, और इन सब के बीच में रखा एक अकेला लकड़ी का संदूक। उस कमरे की हर एक चीज एक दर्दनाक कहानी चीख चीख कर सुना रही थी। उस संदूक के अंदर एक शादी का जोड़ा, लेकिन वो खून और आंसुओं के धब्बों से भरा हुआ था। जो चीज कभी किसी की खुशी का प्रतीक रही होगी, वो आज एक भयानक सपने की दास्तान सुना रही थी। पर ये कहानी थी किसकी? उस जोड़े के ठीक नीचे कुछ और भी था। एक पुरानी धूल भरी तस्वीर। बस यही था इस पूरी पहेली का वो आखिरी टुकड़ा। एक ऐसा टुकड़ा जो सबकी जिंदगी तबाह करने की ताकत रखता था। और फिर वो तस्वीर सामने आती है। उसमें रमेश के पिता थे और उनके साथ एक अनजान औरत, गौरी, उनके पिता की पहली पत्नी। और बस एक ही पल में सारा राज खुल गया। वो पिशाचनी कोई शैतान या दानव नहीं थी। वो एक पत्नी थी, एक धोखा खाई हुई, मार दी गई पत्नी जो अपना बदला लेने लौटी थी। तो सच अब सामने था, 20 साल पुराना भयानक सच। अब बस एक ही चीज बची थी, इस पाप का अंत करना। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये पाप बिना और खून बहाए खत्म हो सकता था? किसी श्राप को कैसे तोड़ा जाता है? उसकी जड़ को, उसके दिल को खत्म करके। एक हताश जान बचाने वाले पल में रमेश उस शादी के जोड़े में आग लगा देता है, और जैसे जैसे वो लिबास जलकर राख होता है, उससे बंधी वो आत्मा भी एक आखिरी चीख के साथ खत्म हो जाती है। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, हवेली आज़ाद हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या पिता के किए पापों का कर्ज हमेशा उसकी औलाद को खून से ही चुकाना पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद पीढ़ियों तक इन दीवारों में गूंजता रहेगा।